हेलो हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम कर रहे हैं आपका सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का चैप्टर फ्रॉम योर स्टडी मटेरियल और उसके सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। मिस्टर ए ने कुछ डिटेल्स नीचे फर्निश करी है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। इसमें एक तो इनकी इनकम है फ्रॉम प्लाइंग ऑफ व्हीकल्स जो कि बुक्स के हिसाब से कंप्यूट करी है 3,20,000। ये लाइट गुड्स व्हीकल भी ओन करते हैं थ्रू आउट द ईयर और ऐसे 5 व्हीकल ही ओन करते हैं। अगर हम प्रेजम्पटिव बेसिस पर टैक्सेशन करेंगे तो 7,500 रुपये एक महीने के 12 महीने के हिसाब से 5 व्हीकल के कितने होंगे वो हम देख सकते हैं। और जो बुक्स में निकाली है इनकम यानी कि इनकम में से एक्सपेंस माइनस करा एक्चुअल बेसिस पर वो आया है 3,20,000। सिमिलरली इनका रिटेल ट्रेड ऑफ गारमेंट्स का भी एक काम है जिसकी इनकम है 7,50,000। हालांकि अगर प्रेजम्पटिव बेसिस की बात करी जाए जो इन्होंने ऑलरेडी ले रखा था फॉलो कर रहे थे उसके हिसाब से भी आप इनकम निकाल सकते हैं जिसमें कि 10% इनका टर्नओवर जो है कैश में रिसीव हुआ है। बाकी सारे जो पेमेंट करी गई है और जो बाकी सारा रेवेन्यू आया है वो अकाउंट पे चेक से आया है, ऑनलाइन मोड से आया है। तो यानी कि आपको इस टर्नओवर के 2 हिस्से करने पड़ेंगे। जो कैश में आया है वो है 13,57,000। इसका जो है आप 10% निकाल सकते हैं, सॉरी इसका जो है आप 8% निकाल सकते हैं कि 8% जो है प्रेजम्पटिव बेसिस पर इनकम मानी जाएगी। और जो बैलेंस अमाउंट बच गया यानी 1,35,70,000 में से अगर मैं 13,57,000 माइनस कर दूंगा तो जो रिमेनिंग अमाउंट आएगा उस रिमेनिंग अमाउंट पर मैं 6% के हिसाब से प्रेजम्पटिव इनकम कैलकुलेट करूंगा। अगर मेरी प्रेजम्पटिव इनकम कम है तो मैं उसको ले सकता हूँ, अगर मेरी नॉर्मल वाली इनकम कम है तो मैं उसको ले सकता हूँ, भले मुझे ऑडिट करवाना पड़े। दैट इज़ परफेक्टली फाइन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लाइंग ऑफ लाइट गुड्स व्हीकल मल्टीप्लाई करा सेक्शन 44A के हिसाब से 7,500 मल्टीप्लाई पे 12 महीने 5 व्हीकल है तो 5 से करा, टोटल आ गया 4,50,000। पर बुक्स के हिसाब से इनकम आ रही 3,20,000। आप चाहे तो कम ऑप्ट कर सकते हैं, नुकसान नहीं है, बट उस केस में आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनानी पड़ेगी और ऑडिट भी करवाना पड़ेगा। बस ये लिखा हुआ है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो यानी कि आप यहाँ पर 3,20,000 की इनकम ही मानेंगे जो नॉर्मली आई है। और सिमिलरली जब मैं प्रेजम्पटिव बेसिस पर रिटेल बिजनेस की इनकम कंप्यूट करता हूँ तो मैं 13,57,000 का 8% लेता हूँ और रिमेनिंग बैलेंस का 6% लेता हूँ। दोनों को ऐड कर मेरी इनकम निकलती है प्रेजम्पटिव बेसिस पर 8,41,340। हालांकि बुक्स के हिसाब से मेरी इनकम है 7,50,000 जो कि कम आ रही है। अगर ये इनकम कम आ रही है तो इस केस में हम इसको ही एज्यूम करेंगे और इसी को फॉलो करेंगे। अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो इन्हें जो है टैक्स ऑडिट जो है करवाना पड़ेगा, ठीक है ना। और क्योंकि ये प्रेजम्पटिव टैक्सेशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं इसलिए अगले 5 साल तक भी इस बिजनेस के लिए प्रेजम्पटिव टैक्सेशन को फॉलो नहीं कर सकते हैं। जो भी ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है डेफिनेटली आप ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन है अनलिमिटेड टाइम के लिए कैरी होता है, उसे आप एडजस्ट करेंगे और आपकी टोटल इनकम आ जाएगी। सिंपल एज दैट, नॉट अ बिग ट्रबल, है ना। यहाँ पर देखा जाए तो उन्होंने कंप्यूट भी कर दिखाया है। अगर एसएससी ऑप्ट करता है प्रेजम्पटिव बेसिस पर, मान लो वो सनकी है या वो मानने को तैयार नहीं है, वो कह रहा है भैया इस बार ज़्यादा आ गई इनकम, अगली बार तो फिर मेरी कम आएगी प्रेजम्पटिव बेसिस पर, तो मैं अपनी स्कीम चेंज नहीं करना चाहता। तो रिटेल बिजनेस और इनकम फ्रॉम प्लाइंग ये भी आ गया। और ये जो सेट ऑफ करना है ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन का ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपकी जो प्रेजम्पटिव इनकम आती है वो मानी जाती है कि वो सारा सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड सब कुछ कर आया है, सारी एडजस्टमेंट के बाद है, सारे एक्सपेंस के बाद है। तो इस केस में आप प्रेजम्पटिव इनकम से डेप्रिसिएशन को एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, राइट। क्योंकि हम मान रहे हैं कि इसमें से सारे डेप्रिसिएशन वगैरह माइनस ऑलरेडी हो चुके हैं। तो ये टोटल इनकम है और इस पर आप ऐसे ही टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं जैसे कि हम नॉर्मली बेसिक कॉन्सेप्ट में करते थे। और अगर आप नॉर्मल प्रोविजन फॉलो कर रहे हैं जिससे कि डेफिनेटली इनकम कम आ रही है बट आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा, तो उससे भी आप टैक्स लाइबिलिटी और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जोड़कर टोटल टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मिस्टर आदित्य फर्निश कर रहा है फॉलोइंग डिटेल्स 31 मार्च 2021 की, जिसमें कि एक स्पेकुलेटिव बिजनेस से लॉस आ रहा है और दूसरे से इनकम आ रही है। तो ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। आप इन दोनों को आपस में एडजस्ट कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और आपका 20,000 का लॉस बच जाएगा स्पेकुलेटिव बिजनेस का, जिसे आप आगे कैरी करेंगे। लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस कवर्ड अंडर सेक्शन 35AD, ये स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस आ रहा है। ये सैलरी कंप्यूटेड है
ये हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है 2.5 लाख रुपए का, तो आप 2 लाख का तो सैलरी के साथ एडजस्ट कर सकते हैं और बाकी का जो 50,000 है उसे आप आगे कैरी करेंगे, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी का लॉस 2 लाख से ज़्यादा एडजस्ट हो ही नहीं सकता किसी और हेड के साथ। ट्रेडिंग बिजनेस से इनकम आ रही है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस भी आ रहा है। तो लॉस आ रहा है तो वो गेन के साथ एडजस्ट हो सकता है, तो यहाँ पर आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये आपका जो है कुछ लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आ रहा है, इसे भी जो है आप एडजस्ट कर सकते हैं, राइट। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। तो 2 लाख के साथ ये सारा का सारा लॉस, लॉन्ग टर्म लॉस जो है वो एडजस्ट हो जाएगा। कुछ ओनिंग एंड मेंटेनिंग से कुछ लॉसेज आए हैं, अब ऐसी मेरी इनकम तो है नहीं तो उसे मैं आगे कैरी फॉरवर्ड करूँगा, क्योंकि ये वाला जो लॉस है वो सिर्फ इसी एक्टिविटी की इनकम के साथ एडजस्ट हो सकता है। ट्रेडिंग बिजनेस का 5,000 रुपये का लॉस है, तो डेफिनेटली आप ट्रेडिंग बिजनेस की अगर इनकम आ रही है 45,000 की, तो उसके साथ आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर इनकी इनकम निकालनी है तो बहुत आसान है, जैसा मैंने आपको बताया 3 लाख रुपए आपकी सैलरी इनकम थी, जिसमें से आपने 2 लाख रुपए का हाउस प्रॉपर्टी का लॉस माइनस करा और 50,000 जो है उसे आप जो है आगे कैरी करेंगे। मैंने कहीं यहाँ गलती से मैंने सैलरी से 2.5 लाख एडजस्ट करके बैलेंस 50,000 बोल दिया था। क्यों? क्योंकि 2 लाख से ज़्यादा एडजस्ट हो ही नहीं सकता, तो 3 लाख में से 2 ही लाख माइनस कर पाऊंगा, 1 लाख की इनकम बच जाएगी सैलरी की, जो मेरा 50,000 एडजस्ट नहीं हो पाया उसे मैं आगे कैरी करूँगा। ट्रेडिंग बिजनेस का डेफिनेटली इनकम आ रही है, बिजनेस इनकम है, 5,000 का लॉस मैं यहाँ पर एडजस्ट कर सकता हूँ और 40,000 की इनकम मेरी होगी। स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस भी है और गेन भी है, तो इनकम जो है और लॉस जो है उसमें से एडजस्टमेंट हो जाएगी, बाकी का जो लॉस होगा उसे मैं आगे कैरी करूँगा। लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस कवर्ड अंडर सेक्शन 35AD। ये 35AD बिजनेस का लॉस जो है वो सिर्फ 35AD बिजनेस की इनकम के साथ एडजस्ट हो सकता है, और क्योंकि मेरे पास 35AD का बिजनेस की एक्टिविटी से आने वाली इनकम अभी अवेलेबल नहीं है, तो मैं इसको कैरी फॉरवर्ड कर दूंगा। मेरा कुछ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया 2 लाख रुपए का, इसमें से मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस जो भी मेरे दोनों आए हैं वो मैं माइनस कर सकता हूँ और बैलेंस को टैक्सेबल बनाऊंगा। जितना मेरा पोर्शन टैक्सेबल होने वाला है उसको अगर मैं ऐड कर लूँ तो मेरी टोटल इनकम आ जाएगी। आप चाहें तो इसकी एक टेबल बनाकर एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं और जो जो आइटम आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं उसके सेक्शन नंबर डालकर पूरी रेफरेंस डालकर आ सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। क्वेश्चन नंबर 6, मिस्टर गर्ग एक रेजिडेंट इंडिविजुअल हैं जो आपको अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं 2021 ईयर की। इसमें सैलरी आती है 15,000, बिजनेस की इनकम आती है 66,000, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता है 10,800, हॉर्सेस को मेंटेन करने से लॉस आता है और गैम्बलिंग से लॉस आता है। तो गैम्बलिंग का लॉस किसी के साथ एडजस्ट नहीं होता है, तो इसको आप हटा सकते हैं। कैजुअल इनकम है, और अगर कैजुअल इनकम भी होती, पॉजिटिव भी होता, तो भी कुछ एडजस्टमेंट नहीं होता, फ्लैट टैक्स लगता। गैम्बलिंग का लॉस आप कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर सकते हैं, ना एडजस्ट कर सकते हैं ना कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। और सिमिलरली जो मेंटेनिंग हॉर्सेस हैं, इसका लॉस भी आप सिर्फ इसी की इनकम के साथ एडजस्ट कर सकते हैं, देयरफॉर यू हैव टू कैरी फॉरवर्ड इट। आगे कुछ और भी दे रखा है, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन गिवन है, लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस गिवन है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस गिवन है। ये आपका पहले का गिवन होगा, शायद जो पहले रह गया होगा उसे आपने कैरी फॉरवर्ड किया और अब आप ब्रॉड फॉरवर्ड कर रही हैं। तो आपको जो है इनकी ग्रॉस टोटल इनकम निकालनी है और बताना है कितना लॉस आगे कैरी फॉरवर्ड और करना पड़ेगा। तो इसमें ये वाला जो लॉस है 15,000 का, ये तो इन्हें आगे कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, उसकी एडजस्टमेंट नहीं हो सकती। ये जो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है 9,800 का, जो पहले से आ रहा था, वो लॉन्ग टर्म के साथ एडजस्ट हो सकता है। शॉर्ट टर्म कैन बी एडजस्टेड विद लॉन्ग टर्म, बट लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन नॉट बी एडजस्टेड विद शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो ये यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा 10,800 के साथ और 1,000 रुपये का गेन बचेगा। बिजनेस है स्पेकुलेटिव बिजनेस, ये सिर्फ स्पेकुलेटिव बिजनेस की इनकम के साथ ही एडजस्ट हो सकता है, और क्योंकि यहाँ पर कोई स्पेकुलेटिव बिजनेस की इनकम गिवन ही नहीं है, तो इसके लिए मेरा डिट्टो 22,000 रुपये आगे कैरी फॉरवर्ड होगा। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन ज़रूर है 11,000 का, वो मैं बिजनेस की इनकम के साथ एडजस्ट कर सकता हूँ 66,000 के साथ, तो मैं कर लूँगा। यानी कि मेरी सैलरी की इनकम हुई 15,000, बिजनेस इनकम के साथ मैंने डेप्रिसिएशन को एडजस्ट करा तो मेरी बिजनेस इनकम आ गई। कैपिटल गेन 10,800 का था, इससे मैंने शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस एडजस्ट करा तो 1,000 रुपये का मेरा कैपिटल गेन आ गया, और ये मेरी ग्रॉस टोटल इनकम आ गई है। इसमें एक और टेबल बनती है जिसमें आप बताते हैं कि कितना लॉस आपका अगले साल कैरी फॉरवर्ड होगा, यानी असेसमेंट ईयर 22-23 में आगे कैरी फॉरवर्ड होगा, जिसमें पहला आएगा स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस 22,000 रुपये। इसकी मिलती जुलती इनकम है नहीं, इसके लिए कैरी फॉरवर्ड हो रहा है।
और क्योंकि टाइम लिमिट बची हुई है इसके लिए आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। सिमिलरली हॉर्स रेसेस को मेंटेन करने का लॉस है, वो भी आगे कैरी फॉरवर्ड होगा, जो 4 साल के लिए हो सकता है और अभी टाइम बचा हुआ है, तो इसलिए आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। गैम्बलिंग का लॉस जो है ना तो सेटअप होगा ना कैरी फॉरवर्ड होगा, और अगर इसकी इनकम आती तो उस पर भी जो है फ्लैट रेट पर टैक्स लगता है और कोई भी एक्सपेंस माइनस करना अलाउ नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 7, द फॉलोइंग आर द डिटेल्स रिलेटेड टू मिस्टर श्रीवात्सन, जो कि इंडियन रेजिडेंट हैं, रेजिडेंट इंडियन है। देखो वर्ड बोलने से ही जो है डिफरेंस हो जाता है। रेजिडेंट इंडियन है, 57 ईयर्स की एज है, यानी कि सीनियर सिटीजन नहीं है, एक इंडिविजुअल हैं और मेल हैं, और उनकी इनकम दे रखी है 31 मार्च 2021 की। सैलरी की इनकम है 2,20,000, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है 1,90,000, क्लोथ बिजनेस से लॉस आया है। अच्छा, हाउस प्रॉपर्टी से भी लॉस आया है, ओके। तो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस मैं यहाँ से एडजस्ट कर सकता हूँ 2 लाख रुपए तक, 1,90,000 आया तो इसको मैं एडजस्ट कर दूंगा, और सैलरी की इनकम मेरी 30,000 की बच जाएगी। स्पेकुलेशन बिजनेस का है इनके पास इनकम, स्पेसिफाइड बिजनेस का है लॉस, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, लॉस फ्रॉम कार्ड गेम से जिसको पूरा इग्नोर करेंगे, कार्ड गेम, गेम शोज। बेटिंग से इनकम है, उसको आप पूरा ही 30% पर टैक्स लगाएंगे, कोई एडजस्टमेंट नहीं मिलेगी। और लाइफ इंश्योरेंस सम इन्होंने कुछ पे करा है, 10% ऑफ द कैपिटल सम एश्योर्ड है, तो ये जो है आप डिडक्शन में ले सकते हैं सेक्शन नंबर 80C में। तो सैलरी इनकम आपकी आ गई 30,000, ठीक है। क्लोथ बिजनेस का जो लॉस है वो दूसरी इनकम के साथ तो एडजस्ट हो सकता है ना। स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस सिर्फ स्पेकुलेशन बिजनेस की इनकम के साथ एडजस्ट होता है, स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम के साथ एडजस्ट होता है, पर किसी और का लॉस इनकी इनकम के साथ तो एडजस्ट हो सकता है ना। तो वो आपने यहाँ पर एडजस्ट कर दिया है, 30,000 को एडजस्ट कर दिया है, 2,40,000 में से 30,000 एडजस्ट कर दिया है, और बाकी का जो रिमेनिंग है वो आप आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। अच्छा, अभी भी जो है 2,40,000 में से 30,000 तो माइनस हो गए, 2,10,000 और बचे हुए हैं। देखते हैं हमारे पास क्या और कोई गेन अवेलेबल है जिससे हम एडजस्ट कर सकते हैं। द आंसर इज स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस है, ये सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम के साथ ही एडजस्ट हो सकता है, और वो इनकम मेरे पास अवेलेबल क्योंकि नहीं है, तो इसे मैं आगे कैरी फॉरवर्ड करूंगा और नेक्स्ट ईयर में देखूंगा कि क्या नेक्स्ट ईयर में मेरे पास स्पेसिफाइड बिजनेस इनकम आ रही है, और अगर आ रही है तो उससे मैं इस लॉस को एडजस्ट कर सकता हूँ। अब मेरे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है। देखिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ एडजस्ट हो सकता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ एडजस्ट हो सकता है, पर किसी और बिजनेस का लॉस सैलरी को छोड़कर बाकी किसी के साथ तो एडजस्ट हो सकता है। बिजनेस का लॉस जो नॉर्मल वाला बिजनेस है, जो ये स्पेकुलेशन या स्पेसिफाइड बिजनेस नहीं है, उसका लॉस सैलरी को छोड़कर बाकी सबके साथ एडजस्ट हो सकता है। तो वो जो है लॉस आपका 2,10,000 का बच गया, वो इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ भी एडजस्ट हो सकता है। हाँ, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है वो एडजस्ट नहीं हो सकता जी, पर नॉर्मल बिजनेस का लॉस तो एडजस्ट हो सकता है ना, सैलरी को छोड़ के किसी और इनकम के साथ, तो ये इनकम है और इसके साथ आप एडजस्ट कर सकते हैं। बैलेंस को टैक्सेबल करेंगे। बेटिंग से इनकम आ रही है, यहाँ पर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होती है। LIC का प्रीमियम है, तो प्रीमियम जो है आपने पे तो 45,000 करा है, बट आपने 10% ऑफ कैपिटल सम एश्योर्ड जो है उतना पे कर दिया है, 10% पे कर दिया है, तो उसमें कोई नुकसान है? नुकसान तो कुछ नहीं है। ये जो है आपकी ग्रॉस टोटल इनकम आ गई है। इस ग्रॉस टोटल इनकम में कुछ तो आपकी कैजुअल इनकम है, कुछ कैपिटल गेन की इनकम है। कैपिटल गेन की इनकम या फिर जो कैजुअल इनकम होती है उससे डिडक्शन माइनस करना अलाउ नहीं होता, ये मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में करवाया था। तो इसीलिए अगर आप देखेंगे, वैसे तो आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 1,15,000 है, पर जिससे डिडक्शन नहीं मिल सकती है उसे हटा दें तो सिर्फ 30,000 की इनकम है, तो देयरफॉर भले ही आपने 45,000 का डिडक्शन आपको अलाउड हो 80C में, पर क्योंकि जो इनकम अवेलेबल है फॉर डिडक्शन वो 30,000 की है, तो इसलिए आप मैक्सिमम डिडक्शन 30,000 की ले पाएंगे। ये जो क्वेश्चंस हैं दोस्तों, ये सारे पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हैं जो लास्ट में गिवन होते हैं, और इसमें आपकी कई सारी ट्रिक्स लगती है। तो जब तक प्रोविजंस की क्लैरिटी नहीं है, एक दूसरे प्रोविजन से कैसे इंटरलिंकिंग बनी हुई है, तब तक यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। बैलेंस जो आपका लॉस है क्लोथ बिजनेस का, वो तो कुछ बचा ही नहीं क्योंकि सारा आपने एडजस्ट कर दिया, और स्पेसिफाइड बिजनेस का जो लॉस है वो आप आगे कैरी करेंगे और आने वाले टाइम में एडजस्ट करेंगे।
नोट्स में आप सारी एक्सप्लेनेशन लिख कर आ सकते हैं जो भी हमने प्रोविजंस डिस्कस करे हैं। तो ये भी आपका एक होमवर्क हो गया है कि हमारी क्लास के बाद, सारे डिस्कशन के बाद आपको जो है एक दिन का ब्रेक लेना है और नेक्स्ट डे आप क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें आपने सुन ली है, गो थ्रू कर लिया है क्या क्या चीज़ें थी, और होपफुली जो ये हम लेक्चर्स में जो ये क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करते हैं, इससे पहले आपने सब्जेक्ट की रिवीजन भी करी होगी और फिर ही आप मेरे साथ ये डिस्कशन कर रहे होंगे। एक बार ये डिस्कशन हो गया, आपने सारा गो थ्रू कर लिया, तो फिर आपको क्या करना है, एक आध दिन के गैप में बिना लेक्चर्स की मदद के खुद ही जो है कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना है और क्वेश्चन पढ़कर उसका आंसर सोचने की कोशिश करनी है। हो सकता है आप कॉपी में लिख कर देख लें और फिर जो एक्चुअल आंसर है वो भी आपके सामने है, उससे आप मैच कर सकते हैं और जो प्रॉब्लम है या जो आप कहीं पर अटक रहे हैं तो वहाँ पर देख सकते हैं कि क्या गलती हो रही है। ऐसे आपको चलना होगा। क्वेश्चन नंबर 8, मिस्टर रजत सबमिट्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021, जिनका 22 है वो 22 ले लेना। ही डिजायर्स दैट यू शुड कंप्यूट हिज टोटल इनकम एंड असर्टेन द अमाउंट ऑफ लॉस दैट कैन बी कैरी फॉरवर्ड। ग्रेट। क्वेश्चन 8 है, क्वेश्चन 9 है, क्वेश्चन 10 है। देखने से बड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है और 5-6 नंबर का आ सकता है। इनके पास 2 हाउसेज हैं और पहले हाउस से इनकी इनकम आ रही है सभी डिडक्शन के बाद 72,000 की, दूसरे से लॉस आ रहा है 30,000 का, तो एडजस्ट कर दो ना यार। 42,000 का इनका हाउस प्रॉपर्टी की हेड से इनकम आएगी। इनके 3 बिजनेस हैं जिसमें टेक्सटाइल बिजनेस जो है उसको डिसकंटिन्यू किया था 31 अक्टूबर 2020, यानी कि जो करंट ईयर है 2021 में इसको डिसकंटिन्यू करा था और 40,000 का ये लॉस आ रहा है। ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस का भी कुछ लॉस है किसी और बिजनेस का, वो हो सकता है 95,000, या मे बी इसी टेक्सटाइल बिजनेस का चल रहा है पार्ट 1 पार्ट 2। तो पिछली बार का लॉस था, पिछले कई सालों का लॉस था 16-17 ईयर का 95,000, और लॉस खाते खाते इस बार भी डिसकंटिन्यू कर दिया और करंट ईयर में भी 40,000 के लॉस पर बंद किया है। केमिकल बिजनेस जो है उसको डिसकंटिन्यू बहुत पहले करा था, तो इसका कोई प्रॉफिट लॉस नहीं आ सकता। पर यहाँ पर इन्होंने कुछ बैड डेट अलाउ करे थे पिछले टाइम में, यानी एक्सपेंस में बैड डेट क्लेम करे थे अपने पीएनएल में, वो अब रिकवर हो गए हैं। हालांकि बिजनेस डिसकंटिन्यूड था 35,000। इस बिजनेस से कुछ ब्रॉड फॉरवर्ड के लॉसेस भी थे जो चले आ रहे थे 17-18 ईयर के 50,000। तो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस अगर डिसकंटिन्यूड बिजनेस का है उसे आप कैरी कर सकते हैं, और यदि उसी बिजनेस से कोई इनकम आ जाती है, जैसे कि ये बिजनेस की इनकम आई है बैड डेट रिकवर्ड, सो दैट कैन बी एडजस्टेड विद इट। लेदर बिजनेस है, उसका प्रॉफिट है करंट ईयर का, बहुत अच्छी बात है। शेयर ऑफ प्रॉफिट इन अ फर्म इन विच ही इज़ अ पार्टनर, ये शेयर ऑफ प्रॉफिट है जो एग्जेम्प्ट होता है, मैं आपको बता देता हूँ। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, कॉन्ट्रीब्यूशन टू एलआईसी प्रीमियम। तो क्या करोगे इसमें आप, 42,000 तो आपने हाउस प्रॉपर्टी का देख लिया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो एक ट्विस्ट है इसको समझिएगा। हाउस प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गया कि एक प्रॉपर्टी से इनकम थी, एक से लॉस था, एडजस्ट कर दिया, 42,000 आ गए हैं। अब यहाँ पर इसके 3 बिजनेस हैं, एक है टेक्सटाइल, एक है केमिकल और एक है लेदर। लेदर बिजनेस से 1 लाख का प्रॉफिट आ रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। टेक्सटाइल बिजनेस से 40,000 का करंट ईयर का लॉस है और उसे वो डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, और पिछले सालों का 95,000 का लॉस चले आ रहा है। तो डेफिनेटली इस साल आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे, और अगर आपके पास यहाँ इनकम है तो उससे आप एडजस्ट करेंगे सेम हेड में डेफिनेटली, क्योंकि एक बार कैरी फॉरवर्ड हो जाता है तो आप उसे सेम हेड से ही एडजस्ट कर सकते हैं, जिसे हम इंट्रा हेड एडजस्टमेंट बोलते हैं। केमिकल बिजनेस इन्होंने बहुत पहले डिसकंटिन्यू करा, इसलिए इस साल इनका कोई भी प्रॉफिट या लॉस नहीं है। हालांकि बैड डेट जो थे पुराने साल के वो इन्होंने रिकवर कर लिए 35,000 रुपये के। तो अगर आपको पुराने बैड डेट रिकवर हो जाएंगे तो वो आपकी इनकम होगी डेफिनेटली। बट एट द सेम टाइम अगर आपका कोई डिसकंटिन्यूड बिजनेस का लॉस चले आ रहा है, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस चले आ रहा है, तो आप उस लॉस को इस इनकम के साथ एडजस्ट कर सकते हैं, ये वैसे भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 1 लाख का इनका जो है प्रॉफिट है, और बैड डेट जो रिकवर करे वो डेफिनेटली इस बार की इनकम होगी, इररिस्पेक्टिव की बिजनेस आपका डिसकंटिन्यू हो गया हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपने बैड डेट क्लेम करे थे, डेबिट करे थे, और वो अब रिकवर हो गए हैं, तो आपकी इनकम मानी जाएगी। इसके साथ आप एडजस्ट कर सकते हैं लॉसेस को। तो पहले टेक्सटाइल बिजनेस के लॉस को एडजस्ट करा हुआ है, जो कि है 40,000 करंट ईयर का और है 95,000 ब्रॉड फॉरवर्ड। वो सारा लॉस एडजस्ट कर कुछ बचा ही नहीं गेन। इसके लिए इन्होंने यहाँ पर ये जो 50,000 थे जो एडजस्ट हो सकते थे, वो इन्होंने एडजस्ट नहीं किया, वो इन्होंने एडजस्ट नहीं करा। टेक्सटाइल बिजनेस डिसकंटिन्यूड नहीं था, वो इस साल डिसकंटिन्यू हो रहा है, तो करंट ईयर का नॉर्मल लॉस ही ट्रीट होगा ना।
नेक्स्ट ईयर उसे बोलेंगे कि डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन के लॉसेस चल रही हैं, पर करंट ईयर में जो डिसकंटिन्यू हो रहा है तो करंट ईयर का तो नॉर्मल लॉस ही है और पिछले साल का भी ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस ही है, तो इसको पहले एडजस्ट करा गया है। बाकी जो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का है उसे तो आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, तो उसको छोड़ दिया गया, उसे आप आगे कैरी फॉरवर्ड करते जाएंगे। तो ये इन्होंने ट्रीटमेंट लिया है। बहुत सारी एडजस्टमेंट पॉसिबल होती है, आप कुछ अल्टरनेटिव भी कर सकते थे पर उससे शायद आपको लॉस होता, तो इन्होंने बेस्ट एडजस्टमेंट कर दिखाया कि भैया जो मेरे ठीक ठाक बिजनेसेस चली रहे हैं जैसे टेक्सटाइल बिजनेस, तो करंट ईयर में डिसकंटिन्यू कर रहा हूँ तो आगे जो है डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन माना जाएगा, पहले ही सब कुछ एडजस्ट कर देता हूँ अगर हो रहा है तो इस बिजनेस को इन्होंने पहले एडजस्ट कर दिया, इसके लॉसेस को पहले एडजस्ट कर दिया है। अब यहाँ देखेंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट है फर्म में, तो ये टैक्सेबल नहीं होता है, ये एग्जेम्प्ट होता है सेक्शन 10 2A में। एग्जेम्पशन में हम करेंगे पार्टनरशिप फर्म में जो है आपका सारा P&L वगैरह बनता है, पार्टनर की सैलरी वगैरह डेबिट होती है, प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ये तो सिर्फ कैपिटल अकाउंट में जाता है, इसको हम टैक्सेबल नहीं बनाते, ये एग्जेम्प्ट होता है। क्यों? क्योंकि नेट प्रॉफिट पर जो है फर्म टैक्स दे चुकी है और उस प्रॉफिट को जो है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में PSR में बांटते हैं, तो वो जो शेयर ऑफ प्रॉफिट होता है वो पार्टनर्स के लिए टैक्सेबल नहीं होता है। हाँ, सैलरी टैक्सेबल होगा। बात करेंगे कैपिटल गेन, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 60,000 का टैक्सेबल होगा और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस जो है वो सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट हो सकता है और वो आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो उसे आप आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। कुछ LIC प्रीमियम पे कंट्रीब्यूशन दिया तो डेफिनेटली आप डिडक्शन ले लीजिएगा और 92,000 की आपकी टोटल इनकम आ जाएगी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 सिर्फ 2 क्वेश्चन आपके बाकी हैं, शेष हैं। क्वेश्चन 9 क्या कहता है, मिस गीता अ रेजिडेंट इंडिविजुअल प्रोवाइड करती है फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ हर इनकम लॉसेस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। इन्हें पार्टनरशिप फर्म से सैलरी रिसीव हुई है, जहाँ पर ये पार्टनर है, सैलरी मिल रही है बट ये पार्टनर है, तो ये इनकी बिजनेस इनकम होगी, PGBP में टैक्सेबल होगी और सेम वाज अलाउड टू द फर्म, यानी फर्म ने उसे डिडक्ट करा था, तो डेफिनेटली इनकी ये इनकम मानी जाएगी। लॉस ऑन सेल ऑफ शेयर्स लिस्टेड इन BSE, शेयर्स वर हेल्ड फॉर 15 मंथ्स एंड STT पेड ऑन सेल एंड एक्विजिशन, ये इनका हो गया लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी आ रहा है 5 लाख का, तो यहाँ एडजस्टमेंट हो सकती है। 51,000 का कैश मिला है, फ्रेंड से मिला है 50,000 रुपये से ज़्यादा का, तो ये आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होगी। 55,000 रिसीव हुआ है टुवर्ड्स डिविडेंड ऑन लिस्टेड इक्विटी शेयर्स ऑफ अ डोमेस्टिक कंपनी, ये भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होगी। कुछ इनका ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस आ रहा है फॉर असेसमेंट ईयर 1920 का 12,50,000 और ये बिजनेस लॉस है, तो ये भी एडजस्ट हो सकता है बिजनेस इनकम के साथ, बाकी जो है आगे कैरी फॉरवर्ड होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं सैलरी रिसीव हुई है, क्योंकि ये पार्टनर हैं तो पार्टनरशिप फर्म से जो इन्हें सैलरी मिली एज अ पार्टनर वो इनकी PGP इनकम होगी। और ब्रॉड फॉरवर्ड जो बिजनेस का लॉस है वो डेफिनेटली आप बिजनेस की इनकम के साथ एडजस्ट कर सकते हैं, तो 12.5 लाख में से 7.5 लाख रुपये एडजस्ट हो जाएगा और बाकी का बचा हुआ 5 लाख आप आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ये देखिए नोट में आ रहा है। इसके बाद यहाँ पर कुछ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया है और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आया है, तो आप एडजस्ट कर सकते हैं और 2 लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आगे नहीं इसी साल में टैक्सेबल होगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी है, 51,000 का गिफ्ट मिला है, 55,000 का डिविडेंड है, टोटल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आ गई। तो ऐसे आपने हेडिंग डालकर हर हेड की इनकम लिख दी और जो एडजस्टमेंट थी वो आपने उसी हेड के अंदर दिखा दी। ये इनकी ग्रॉस टोटल इनकम आ गई है, डिडक्शंस गिवन नहीं है, तो आप यहीं पर आंसर को छोड़ देंगे और एक्सप्लेनेशन में जो है आप बाकी सारी चीज़ें भी लिख कर आ सकते हैं, जो भी आपका मन कर रहा है, जो भी प्रोविजंस आपको पता हैं। आखिरी क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 10 और इस पूरे चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन। Mr. P, a resident individual, furnishes the following particulars of his income and other details for the previous year 2021. सैलरी कंप्यूटेड है, सब कुछ माइनस करके दिया हुआ है। हाउस प्रॉपर्टी की सिर्फ नेट एनुअल वैल्यू गिवन है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम गिवन नहीं है, तो आप इसमें से 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करेंगे और इंटरेस्ट ऑन बोरिंग गिवन होगा तो माइनस करेंगे। बिजनेस की इनकम है, स्पेकुलेटिव बिजनेस की इनकम है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है, लॉस ऑन मेंटेनेंस ऑफ रेस हॉर्सेज आ रहा है, लॉस ऑन गैम्बलिंग को इग्नोर करेंगे और डेप्रिसिएशन जो अलाउेबल है वो 8,000 रुपये का है, जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं किया गया है। कुछ अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन भी है, स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस है और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस भी आ रहा है। तो देखिए बहुत सिंपल सी चीज़ है, 30% माइनस करेंगे तो करीब करीब 21,000 रुपये माइनस हो जाएगा, तो आएगा करीब करीब 49,000 आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आएगी, 18,000 सैलरी की इनकम आएगी, बिजनेस की इनकम 80,000 है, स्पेकुलेटिव बिजनेस की इनकम आ रही है 12,000। पिछली बार का जो 16,000 का लॉस था स्पेकुलेटिव बिजनेस से वो आप
स्पेकुलेटिव बिजनेस की इनकम के साथ एडजस्ट कर सकते हैं, और जो 4,000 रुपये एडजस्ट नहीं हो पाया उसे आप आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आ रहा है, बट शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस जो है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ एडजस्ट हो सकता है। तो 7,800 जो है वो यहाँ 15,800 में एडजस्ट हो जाएगा, और करीब करीब 8,000 बच जाएगा। 8,000 को आप टैक्सेबल करेंगे। देखा जाए तो अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन भी है 9,000 रुपये का, और करेंट ईयर का डेप्रिसिएशन 8,000 रुपये का है, तो वो आप जो है यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। दैट्स इट, और तो कुछ भी नहीं है। सैलरी इनकम 18,000, 49,000 हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस की इनकम जिसमें से आप डेप्रिसिएशन अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। डेफिनेटली पहले ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस का लॉस माइनस करेंगे, बट ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस गिवन ही नहीं है। जो गिवन है वो दूसरे बिजनेस का गिवन है, जैसे कि स्पेकुलेटिव बिजनेस, जो सिर्फ इसी की इनकम के साथ एडजस्ट हो सकता है, और कोई ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस गिवन नहीं है। इसके लिए आप अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। मेथड बताया ना कि कैसे कैसे माइनस होता है। तो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन माइनस हो गया, अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन माइनस हो गया, स्पेकुलेटिव बिजनेस की इनकम थी उससे स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस माइनस हो गया, पुराना 4,000 आगे कैरी होगा। कैपिटल गेन की इनकम थी उससे ब्रॉड फॉरवर्ड कैपिटल लॉस माइनस हो गया, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, बाकी जो है टैक्सेबल होगा। और ऐसे जो है आपकी ग्रॉस टोटल इनकम आ गई है। अगर आप दिखाना चाहें तो दिखाना भी चाहिए आपको, डेफिनेटली आपको एंड में दिखाना भी चाहिए कि कितना लॉस आपका आगे कैरी फॉरवर्ड होने वाला है, जिसमें कि स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस जो है 4,000 का है, और रेसेस जो हैं उन्हें मेंटेन करने पे जो लॉस आ रहा है वो है 9,000 का। तो ये भी आगे कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए। इसी के साथ आपका जो है चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप इसकी रिवीजन करिएगा, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हमने करे हैं। ये बुक की रीडिंग करना चाहें तो कर सकते हैं, वैसे आपके पास पूरा स्टडी मटेरियल है। अगर आपके पास टाइम है ना तो इसको पूरा रीड कर लीजिए, कौन रोक रहा है आपको। हमने तो सारे प्रोविजंस डिस्कस करे हैं समरी मैनर में, और सारे क्वेश्चन आंसर्स कर ही लिए हैं। जो टेस्ट योर नॉलेज होती है उसमें आपके एग्जाम के क्वेश्चंस होते हैं, और जो इलस्ट्रेशन है वो ऐसे ही दी होती है कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। कई बार इलस्ट्रेशन भी आ जाती है, बट मैक्सिमम केस में टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चन ही आते हैं। तो ये आप चाहें तो रीडिंग लगा सकते हैं, और आपके पास टाइम नहीं है तो एटलीस्ट इसके क्वेश्चन आंसर्स दोबारा से प्रैक्टिस कर सकते हैं, हाथ से लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब भी आप क्वेश्चन आंसर्स करेंगे तो जितने भी क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे उसके 30% to 40% के आंसर्स को मार्क करेंगे, जो आप नेक्स्ट टाइम भी देखेंगे। बाकियों को इग्नोर करेंगे, जो अनइम्पॉर्टेंट है, जो बिल्कुल बेसिक हैं, जो कॉन्सेप्ट पढ़कर समझ में आ रहे थे, तो सारे नहीं मार्क करने हैं। ये जो मैंने 10 बताए ना, तो 10 में से आप 4 क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं, जो नेक्स्ट टाइम आप रीड करेंगे रिवीजन के लिए। बाकी 6 क्वेश्चंस को इग्नोर करेंगे। अब वो कौन से हैं वो आप पर डिपेंड करता है कि किस में आपको लग रहा है कि थोड़ा सा मुझे चाहिए दोबारा पढ़ने के लिए, किस में सारे प्रोविजंस क्लियर हो रही हैं कि भाई मैंने पढ़ लिया, पूरा फॉर्मेट देख लिया, पीछे प्रोविजंस देख लिया, मुझे पता लग गया कि इस क्वेश्चन को कैसे आंसर करना है, ये प्रोविजंस को कैसे लिखना है। तो वो आपके ऊपर निर्भर करता है, डिपेंडिंग ऑन योर मेमोरी पावर एंड योर लाइकिंग। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। नेक्स्ट क्लास में आपका एग्जामिनेशन का चैप्टर होगा, और फिर उसके सारे क्वेश्चन आंसर्स होंगे, और फिर होगा आपका डिडक्शन, फिर होगा TDS एडवांस टैक्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, जैसे ही हो जाते हैं आपका लगभग इनकम टैक्स कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड। जय हिंद एंड बाय बाय।